हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और इतनी ठंडी में आप अपना जो शेड्यूल तय कर रहे होंगे पढ़ाई का, वो आपके लिए बहुत टफ होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू डू दिस क्योंकि अब एग्ज़ाम में बस कुछ ही समय रह गया है। चाहे वो मैं आपके यूपीएससी की बात करूँ, यूपीपीएससी की बात करूँ या फिर आरओ एआरओ, जो कि बिल्कुल अभी नज़दीक 11 फरवरी को ही एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल फ़ोकस हो जाइए, कमर कस लीजिए। अगर अभी तक भी आपको लगता है थोड़ा अप्स डाउन चल रहे हैं, तो थोड़ा आप संभाल लीजिए खुद को, ताकि आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। यहाँ पर आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लेक्चर 34 देख रहे हैं कि 33 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज दोपहर 12 बजे के आसपास आप देखेंगे कि आपको आई दृष्टि, ठीक है, आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक का जो वीडियो है, उसका पहला पार्ट आज लॉन्च हो जाएगा और वो निरंतर इसी समय पे लॉन्च होगा। समय में अगर बदलाव होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसको देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वो आपके यूपीपीएससी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। पहला प्रश्न आज का आपका क्या कहता है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, हमने कुछ प्रश्न ऐसे कल भी सॉल्व किए थे, उसी कड़ी को आज बढ़ाते हैं। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, बिरसा, कानू, तिलक मांझी। तो कौन था? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से चीज़ें हैं यहाँ। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने इस प्रश्न को पहले वाली वीडियो में भी बहुत बार सॉल्व किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन्होंने कब विद्रोह को खड़ा किया था। विरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया था? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछ लेते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इनको, बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 में पकड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए ई हो जाएगा। लेकिन क्या है, 3 मार्च 1900 कब पकड़ा गया था? 1900 को चक्रधरपुर यानी कि सिंहभूम के जाम कोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो 1899 से 1900 के बीच में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया और ये विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं यानी कि आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग, इनके विरुद्ध था। और बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्ष में नहीं थे। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो रांची से लेके भागलपुर तक था और इनका मुख्य उद्देश्य था कि जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी रांची हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जनजातियों लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा ने, ज्योति फुले ने और बी आर अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर क्या है, ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया और ये सर्वेंट्स ऑफ, आप देखेंगे, इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि ठक्कर वापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातियों के लिए, याद रखना है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या महाजनों, व्यापारी, ठेकेदारों का बढ़ाना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निवारण करना। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा जो तत्व है किसने साझा कारण मुहैया कराया है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये विद्रोह का कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण विकल्प डी में आपको देखने को मिलता है, जनजाति समुदायों। ठीक है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण है। अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ था आपका? 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना है।
1820 से 21 के बीच में हुआ था। ठीक है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? उत्तरज सिंह, सुरेंद्र साई, कट्टबोम्मन, सैयद अहमद बरेलवी। तो यहाँ पर देखेंगे संबलपुर के जो गद्दी की दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? सुरेंद्र साई ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही, और इनका सही कालक्रम बताना है हमें। तो यहाँ पर सही कालक्रम आप देखेंगे कि क्या है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, नील जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था, पहले ये समझिए। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, 1 साल चला था। सिपाही विद्रोह आपका 1857 में हुआ था। ठीक है, सैनिक विद्रोह जिसको हम कहते हैं। इसके बाद नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में इनका हुआ था। ठीक है। इसके बाद दक्कन दंगे आपका कब हुआ? दक्कन दंगे आपके हुए हैं 1875 ईस्वी में। तो अब सही क्रम आप देख लीजिए। तो आपका सही क्रम होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 2431 आप देख पा रहे हैं जो मैंने डेट्स बताई उसके अकॉर्डिंग। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण अकाल की छाया और महाजनों के ऊंची ब्याज दर थी, और हमें ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया अकाल की छाया, महाजनों के द्वार की ऊंची छत ब्याज दर थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यूपीपीएससी में इस तरह से ऑप्शन ई नहीं देता है, बस यहाँ पर पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें प्रश्न आया तो समझ लीजिए। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। तो देखिए, यहाँ पर 1855 और 56 जो है उसमें नील विद्रोह 1859 से 60, दक्कन कृषकों के दंगे 1875, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर लोकप्रिय आंदोलन जिसकी यहाँ पर बात की गई है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करिए। सूची 1 यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं, यहाँ पर उनके स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। जैसे 1921 में मोपला विद्रोह है वो मालाबार केरल में हुआ। भोपाल विद्रोह नहीं, मोपला विद्रोह है। ठीक है, मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, कहाँ पर? मालाबार तट पर। ठीक है। इसके बाद पावना विद्रोह जो है, पावना विद्रोह वो 1873 से 76 ईस्वी में पावना बंगाल में हुआ। ठीक है। इसके बाद एका आंदोलन जो आपका हुआ था 1921 में अवध में हुआ था। एका आंदोलन आपका अवध में हुआ। बिरसा मुंडा आपका बिहार में हुआ था। इसकी डेट्स मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे प्रश्नों में अगर एक भी आपको आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? असम, केरल, पंजाब और बंगाल। तो ये आपका कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा केरल के मालाबार तट पर बात हो रही थी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। विद्रोह और आंदोलन उनके ईयर दिए गए हैं। मैंने कई बार समझाया इसको। जैसे तेमागा आंदोलन जो 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 से 47 में। मोपला विद्रोह 1921 में। ठीक है। इसके बाद पावना किसान विद्रोह आपका हुआ 1873 से 76 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसको ऐसे समझिए 1873 से 76 के बीच में हुआ है। फिर इसके बाद बंगाल नील विद्रोह आपका 1859 से 60 के बीच में हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंग इस चारों ऑप्शन का करेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इससे रट लेना है इस तरह की चीज़ों को। कभी कोई ऐसे प्रश्न जहाँ पर गलत ऊपर नीचे लिख दिया जाता है या फिर गलत आंसर दे दिया जाता है तो उसको आयोग हटा देता है, तो उनमें से एक है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको एक तरफ आंदोलन, एक तरफ उनके वर्ष दिए। देखिए, एक ही तरह के प्रश्नों की प्रकृति कितनी बार अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है, और यूपीपीएससी में 2019 और 21 में भी प्रश्न पूछा गया है। पावना आंदोलन आपका 1873 में हुआ था, 85। ठीक है। इसके बाद एका आंदोलन 1922 में हुआ था, अभी हमने समझा। संथाल आंदोलन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। और ताना भगत वट ऑब्वियसली 1914। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे सही आंसर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन बी के अंतर्गत दिख रहा है। ठीक है, तो इन्हें रट लीजिए क्योंकि इससे 100% आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा।
एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो देखिए ये जो है आप देखिए एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर इन जिलों में किसानों द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना, और इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर विद्रोह और सेम उनके ईयर सामने दिए गए हैं। तो देखिए बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में है। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह आप देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे कि रंपा विद्रोह जो 1879 से 80 के बीच में है। ठीक है, जयंतिया विद्रोह आपका है 1860 से 63 के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग ए का पहला कहाँ दिख रहा है, इसमें सिर्फ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, BNWFP, केरल और असम में हुआ था। तो ये केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार और मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे, और आंदोलन जो है जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था विदर्भ में, तेलंगाना में। ठीक है, विदर्भ में, तेलंगाना में, मालाबार में और मराठवाड़ा में। तो देखिए ये जो है मालाबार में हुआ था मोपाल विद्रोह। हमने इस तरह के प्रश्नों को बहुत बार सॉल्व कर दिया है। तो मोपाल में हुआ था ये। देखिए मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई, अलीगढ़, कलकत्ता। तो ये जो मदरसा है वो कहाँ स्थापित हुआ था आपका? ठीक है, इसको हमें देखना है यहाँ पर। तो ये आपका 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था, यहाँ पर कैलकाटा में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स विल्किंस और मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो 1784 में क्या हुआ था? हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। और 1791 में ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जेनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम यानी कि एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो ए सर विलियम जोन्स की मदद से हुआ ये संभव। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जेनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, बंकिम चंद्र। तो किसने की थी ये? आप देखेंगे ऑप्शन ए यानी कि जेनाथन डंकन ने की थी। अभी हमने इसके एक्सप्लेनेशन को ऊपर समझा था। क्लियर है? अगला प्रश्न है कथन ए और कारण आर यहाँ पर दिए गए हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में। देखिए कथन ए और कारण आर आपको यहाँ पर दिया गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त वित्तन संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर क्या कहता है? वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। यहाँ पर कुछ कूट दिए गए, उनसे सही उत्तर चुनना है। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स का जो समय काल आपने देखा 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल ये रहे थे। और ये स्वयं एक, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा ये रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि ए का पहला कथन जो है ना, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ये ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादाभाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो किसको की गई थी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सदस्यता? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन
बी जो है वो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ठीक है, द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। तो ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विलिंकन्स ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंकस, हेनरी कोलब्रुक और योहान वोल्फगंगा फॉन गेटे ने और सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो सर विलियम जोन्स जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया था, यानी कि सर विलियम जोन्स ने यहाँ पर प्रयास किया था। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रिटिश राज्य द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये दिए थे? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में, कब? 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो अभी हमने देखा चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है वो बेसिकली शिक्षा पर आवेश था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया है, बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को। तो यहाँ पर 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी। अभी हमने ऊपर भी समझा था, इसको याद रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त। ये यहाँ पर इतनी सारी डेट्स दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 1905 में, कब? 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा,
क्योंकि 1906 15 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। तो किसने? शिक्षा से संबंधित बेसिकली ये था। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग आपका था। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में नियुक्त किया था। ठीक है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? किसके नाम पर ये 2 सदस्य सम्मिलित करके किया था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग के द्वारा सुझाए गए आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधारों से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा के स्थायी बंदोबस्त से। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय शिक्षा पद्धति संबंधित विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा नीति समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ डाउन वाटर फिल्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, तो अभी हमने देखा कौन थे? मैकाले थे। ऑप्शन बी हो जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये आप देखेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी और मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक ये कक्ष है जो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर चुनना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रोविजन लाया गया, यानी कि प्रावधान अपनाया गया। और 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर आपके एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डोलेजी। बताइए किसके शासनकाल में की गई थी? यहाँ पर लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक ने, और इन्होंने भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1857 में हुई थी आपकी। ठीक है, इसके बाद किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो D.K. कर्वे जो है, उनके प्रयासों से 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। D.K. कर्वे के द्वारा, याद रखना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, वी.जी. तिलक, दयानंद सरस्वती। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी, वी.जी. तिलक जो है इससे संबंधित थे।
1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ के साथ पुणे में की थी और 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से इन्होंने गठित की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी 1875 में हुई थी। याद रखिए, इस तरह से वर्षों से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? हेनरी लुइस, विलियम डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगरा में, कलकत्ता में, पटना में, वाराणसी में। तो कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ इनके संस्थापक है। जैसे बनारस का अब यहाँ पर दे तो बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन ने 1791 में स्टार्ट किया था। ठीक है। जोनाथन इसमें जो आपका बनारस का संस्कृत कॉलेज है यहाँ पर कह रहे कौन कौन से सही सुमेलित है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला तो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बनारस का संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन ने किया। कलकत्ता मदरसा जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 में किया था। ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है अभी तक। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलीजली, तो फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलीजली ने किया था 1800 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर ये भी गलत है। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट है, बाकी आपके ऑप्शंस गलत हैं इस प्रश्न के अनुसार। अब वेलीजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ठीक है। तो किस लिए उन्होंने वहाँ पर इसकी स्थापना की थी? तो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालिक गवर्नर जनरल वेलीजली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सिविल सेवकों की भारत में प्रशासन के लिए फारसी और हिंदू भाषा की शिक्षा देना था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। यहाँ पर सही उत्तर का हमें चयन करना है, गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन बी पूरी तरह से सही है, क्योंकि इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तिलक ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय की प्रबल रूप से वकालत की थी। और मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी देशभक्त थे और वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील रहे थे ये। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था 1916 को बसंत पंचमी के दिन। उस वक्त ये वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की BHU वाराणसी को, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना आप देखेंगे 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ऑप्शन सी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में आप देखेंगे प्रिंटिंग और प्रेस, अब हम दूसरे तरह के प्रश्नों को देख रहे हैं। भारत में प्रिंटिंग और प्रेस की जो स्थापना है वो पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो पुर्तगालियों ने 1555 में। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद कौमुदी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि समाचार पत्र जो है वो आपका बंगाल गजट है और विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको इंग्लैंड भेज दिया था और 1780 में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड। तो अभी हमने समझा द बंगाल गजट जो है वो पहला, इसका ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज़ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडवर्ड्स, डलहौजी। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 ईस्वी सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था और 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेषण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो किसने किया था? एक्चुअली वेलेज़ली ने किया था। स्पष्ट है यहाँ तक? तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। इसी तरह से निरंतर नए नए प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।